हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस के बारे में। हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस मूलतः ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है निंद्रा। निंद्रा अर्थात सोना। अगर इसका मतलब आम भाषा में समझाया जाए तो इसको कह सकते हैं आप एक सम्मोहन की स्थिति। 1840 में एक वैज्ञानिक जेम्स ब्रेड ने अगर हिप्नोटिज्म का मतलब समझाया तो वो कुछ इस प्रकार से कि हम नेचुरल तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे खोल सकते हैं। अब बात करते हैं वो सम्मोहन की स्थिति। सम्मोहन की स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि सम्मोहित किए गए व्यक्ति का ध्यान सिर्फ एक ओर केंद्रित हो जाता है और अपने आसपास के वातावरण से उसका ध्यान हट जाता है या कम हो जाता है, और सम्मोहित किए जाने वाला व्यक्ति सम्मोहनकर्ता के प्रभाव में आ जाता है और सम्मोहनकर्ता के आदेशों को मानने लग जाता है। अर्थात एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो व्यक्ति आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, अर्थात दो व्यक्तियों के विचार आपस में कनेक्ट हो जाते हैं या उनका माइंड आपस में कनेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं एक्चुअली सम्मोहन होता क्या है। सम्मोहन के द्वारा किसी व्यक्ति को अर्ध चेतना की अवस्था में ले जाया जाता है। इस अवस्था में सम्मोहनकर्ता के वश में सम्मोहित किए गए व्यक्ति की कुछ या सारी इंद्रियां आ जाती हैं, अर्थात उसके वश में हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में भी सम्मोहित किया गया व्यक्ति सभी कार्य कर सकता है, वह बोल सकता है, वह सुन सकता है, इवन वो चल भी सकता है, लेकिन वो सभी कार्य खुद अपनी मर्जी से नहीं कर रहा होता बल्कि सम्मोहनकर्ता उससे करवा रहा होता है। कभी कभी सम्मोहन का प्रयोग बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी किया जाता है। सम्मोहन की स्थिति इसलिए भी पैदा की जाती है कि बीमार व्यक्ति को आराम दिया जा सके। क्या आप जानते हैं सम्मोहन कला का प्राचीन काल से अस्तित्व रहा है? आइए बात करते हैं प्राचीन काल में सम्मोहन क्रिया किस प्रकार की हुआ करती थी। सम्मोहन कला या सम्मोहन की विधा हमारे भारत की प्राचीनतम विद्याओं में से एक है। प्राचीन काल में इसे प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से भी जाना जाता था। सन 1840 में सर्वप्रथम जेम्स ब्रेड नाम के वैज्ञानिक ने सम्मोहन पर प्रयोग किया और यह जानने की कोशिश की कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिव किया जा सकता है। भारत में अति प्राचीन काल से ही सम्मोहन जैसी गुप्त विधाएं की जाती रही हैं। इस रहस्यमय विद्या का ज्ञान अन्य देशों को भी थोड़ा थोड़ा रहा है। ज्यादा करके भारत से ही इस विद्या का ज्ञान बाहर के देशों में गया। तिब्बत के योगियों साधुओं में सम्मोहन कला का ज्ञान पाया जाता रहा है, लेकिन कुछ खास लोगों को छोड़कर अन्य लोगों को इस विधा की जानकारी नहीं है और इन्हीं कुछ खास लोगों के द्वारा आम लोगों को इस जानकारी से दूर भी रखा गया ताकि कोई अनिष्ट ना हो जाए। लेकिन यूरोप में हिप्नोटिज्म या सम्मोहन कला जिसको हम बोल रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च की गई और तब यह ज्ञान अन्य लोगों की पहुंच तक आ सका। हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस के जो सिद्धांत आज स्वीकृत हैं वह लीबर और बेनहाइम नामक दो फ्रांसीसी डॉक्टर्स के द्वारा दिए गए हैं। आइए अब बात करते हैं सम्मोहन की एक साइंस के रूप में। सम्मोहन द साइंस। सम्मोहन के साइंस या विज्ञान के द्वारा हर व्यक्ति के माइंड की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है और जब यह माइंड फ्रीक्वेंसी किसी दूसरे व्यक्ति के माइंड की फ्रीक्वेंसी से मिलती है तो हम उस व्यक्ति के मन के विचारों को पढ़ पाते हैं। हिप्नोटिज्म में पहले हम काम माइंड से सामने वाले के माइंड की फ्रीक्वेंसी को रीड करते हैं, फिर खास फीलिंग्स के द्वारा उसके माइंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। यह तरीका होता है विज्ञान के अनुसार हिप्नोटिज्म करने का। अगर सम्मोहनकर्ता और सम्मोहित किए गए व्यक्ति के बीच में अच्छे रिलेशंस हैं तो सम्मोहनकर्ता सम्मोहित किए जाने वाले व्यक्ति को अधिक प्रभावी तरीके से अपने काबू में ले सकता है। आइए अब बात करते हैं हिप्नोटिज्म का मन के विज्ञान से क्या कनेक्शन है, यानी हिप्नोटिज्म का आधार क्या है। ये इस रूप में भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। नॉर्मली मानव मस्तिष्क तीन अवस्थाओं में रहता है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। पहले बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड में हमें अपने आसपास के माहौल की पूरी जानकारी होती है और हम चेतना की अवस्था में होते हैं। विज्ञान के अनुसार कॉन्शियस माइंड में हमें अपने किए जाने वाले कामों की पूरी जानकारी रहती है। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड की स्थिति में हम सचेत नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पूछे जाने पर उसको याद करके बताने की अवस्था में होते हैं। हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस का मेन आधार यही है कि अचेत अवस्था में, यानी हम पूरी तरह सचेत नहीं हैं, उस अवस्था में अगर कुछ पूछा जाए तो उस बात को याद करके बता पाने की अवस्था ही हिप्नोटिज्म का आधार है। तो ये कहा जा सकता है कि सबकॉन्शियस माइंड ही हिप्नोटिज्म का आधार है। हिप्नोटिज्म के दौरान सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को जागृत किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का माइंड ज्यादा तेजी से काम करने लग जाता है, लेकिन इस बात का सम्मोहित व्यक्ति को पता नहीं चलता क्योंकि वह सिर्फ सम्मोहनकर्ता के आदेशों का पालन कर रहा होता है। साइंस के अनुसार सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन जागृत मस्तिष्क से परे लेकिन मस्तिष्क का ही हिस्सा होता है। आइए अब बात करते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड।
इसे इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कनेक्शन ऑफ हिप्नोटिज्म टू सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की तुलना में अधिक जागृत होता है, अधिक एक्टिव होता है। हमारा अवचेतन मन अधिक सीखने और अधिक याद करने की क्षमता रखता है। मानव का सबकॉन्शियस माइंड ना तो खुद कोई विचार करता है और ना ही कोई निर्णय लेता है। उसका कनेक्शन हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें आने वाले खतरों से आगाह भी करता है। इसको सिक्स्थ सेंस कहा जाता है। ऐसा अक्सर होता है कि कई बातों का हमें आभास हो जाता है लेकिन हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन कुछ समय के अंतराल में वो बातें हमारे सामने आती हैं। यही सिक्स्थ सेंस यानी सबकॉन्शियस माइंड की पावर है और इसी सबकॉन्शियस माइंड की साधना सम्मोहन या हिप्नोटिज्म कहलाता है। अब बात करते हैं अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की साधना क्या होती है। अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड की साधना ही हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस है। हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस के द्वारा एकाग्रता, वाणी के प्रभाव या देखने मात्र से ही किसी को सम्मोहित किया जा सकता है। सम्मोहन या हिप्नोटिज्म के द्वारा किसी दूसरे के मन की फीलिंग्स को जान लेना, दूर बैठे व्यक्ति के मन की बात जानना, दूर चल रहे दृश्यों को देख लेना या टेलीपैथी इत्यादि संभव है। इस कला के द्वारा भविष्य में होने वाले रोगों की पूर्व जानकारी प्राप्त कर लेना भी संभव है। अब बात करते हैं हिप्नोटिज्म की अवस्थाओं के बारे में। हिप्नोटिज्म की मुख्यतः 5 स्टेजेस होती हैं यानी 5 अवस्थाएं होती हैं, 3 बेसिक और 2 एडवांस्ड। आइए उन 5 के बारे में बात करते हैं। पहली अवस्था में हिप्नोटाइज किया जाने वाला व्यक्ति सम्मोहनकर्ता के वश में होता है, हल्की नींद में चला जाता है, लेकिन उसे आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी होती है और सम्मोहनकर्ता के वश में होने की वजह से उससे जो कुछ पूछा जाता है वह उसका जवाब देने के लायक होता है। दूसरी अवस्था वो होती है जिसमें सम्मोहित किया जाने वाला व्यक्ति सम्मोहनकर्ता के माइंड से जुड़ने लगता है और थोड़ी सी गहरी नींद में जाने लग जाता है। अगर तीसरी अवस्था की बात करें तो इस समय सम्मोहित किए जाने वाले व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लग जाता है। तब व्यक्ति वही करता है जो सम्मोहनकर्ता उससे करवाना चाहता है। इस कंडीशन में आने तक दोनों के माइंड पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके होते हैं। फोर्थ अवस्था वो होती है जो थोड़ी एडवांस्ड होती है। इसको एडवांस्ड की कैटेगरी में लिया गया है और वो इसलिए लिया गया है वो बताती है। फोर्थ अवस्था में आने तक सम्मोहित किए जाने वाले व्यक्ति का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो चुके होते हैं, लेकिन सम्मोहनकर्ता को इस बात का पता नहीं होता है। अब बात करते हैं 5th स्टेज की। ये बहुत ही एडवांस स्टेज है। इसमें सम्मोहित होने वाला व्यक्ति सम्मोहनकर्ता को अपने वश में ले लेता है, लेकिन सम्मोहनकर्ता को इस बात का पता भी नहीं चल पाता। इस स्टेज तक हर कोई नहीं पहुंच पाता है। इस कंडीशन में सम्मोहित किया हुआ व्यक्ति सम्मोहनकर्ता के वश से बाहर आ चुका होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया ये कंडीशन तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद में ये कंडीशन कोई भी व्यक्ति कर पाने में सफल होता है। तो हिप्नोटिज्म से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।